वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि 7 मार्च को किसी मुल्क से पैगाम आया, धमकी-आमेज़ खत लिखने वालों को तहरीक अदम एतमाद का पहले से इल्म था। कहा गया तहरीक कामयाब न हुई तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 3 स्टूजेस के उन लोगों से राब्ते थे। अवाम बताएं हमारी हैसियत क्या है, क्या हम उनके नौकर हैं? हमेशा कहा किसी के सामने झुकूंगा ना कौम को झुकने दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब कर रहे थे। हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के ख़िलाफ़ है। उस मैसेज में वाज़ेह ये लिखा हुआ है कि जनाब अगर ये जो अदम एतमाद, और उनको पहले से पता था, अभी एतमाद या दर्ज नहीं हुई थी, इसका मतलब कि ये जो हो रहा था ये पहले से ही इनके बाहर की लोगों से राब्ते थे। वो ये पाकिस्तान की क़यादत या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान के लिए। एक बहाना मारते हैं कि हमें क्यों गुस्सा है पाकिस्तान पे, लेकिन कहते हैं कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ़ कर देते हैं। अगर ये इमरान खान के ख़िलाफ़ फेल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर को नोट्स ले रहे थे लोग। कहा गया कि अगर इमरान खान रहता है वजीर आजम तो हम आपके साथ हमारे आप ताल्लुकात भी खराब हो जाएंगे और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हमें एक कोई बाहर का मुल्क और कोई वजह भी नहीं बताया, कोई इसमें कोई वजह नहीं, बस ये कोई एक नहीं पसंद आपकी फॉरेन पॉलिसी, पता नहीं कोई वजह क्या बता रहा है कि जी आप रूस चले गए, वो तो और यूरोपियन लीडर्स भी रूस चले गए थे, लेकिन खास पाकिस्तान को कि आप क्यों चले गए हैं, जिस तरह कि हम कोई उनके नौकर हैं। उनके राब्ते उन लोगों से हैं जिनके जरिए ये सारी साजिश हुई है, जो यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ कौन बैठे हुए हैं? 3 स्टूजेस। स्टूजेस का मतलब होता है जो कि बड़े वफादार गुलाम होते हैं। चाह ये रहे हैं कि इमरान खान जाए, लेकिन अगर ये आ जाए वापस, ये जो अभी जिन्होंने अदम एतमाद किया हुआ है, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि क्या ये अपने मुल्क के अंदर इजाज़त देंगे किसी को क़यादत में आने के लिए जिनके ऊपर नैब के केसेस हों, जिनके ऊपर अरबों रुपए के केसेस इनकी अदालतों में हों, वो जो कि एक मुजरिम डिक्लेयर कर दिया गया पाकिस्तान की अदालत ने, जो कि झूठ बोल के भागा हुआ है। क्या अपने मुल्क में इस तरह के लोगों को एक क़यादत पे आने देंगे? और शहबाज शरीफ उसकी स्टेटमेंट कि जी इमरान खान ने बड़ी गलती की, एब्सोल्युटली नॉट कह के, यानी ये जो इनके दौर में, मैं एब्सोल्युटली नॉट क्या था, मैंने सिर्फ ये बात कही कि हम अमन में आपके साथ हैं, हम जंग में आपके साथ नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि हमेशा कहा किसी के सामने झुकूंगा ना कौम को झुकने दूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा, डटकर मुकाबला करूंगा, साजिश नाकाम बना दूंगा। तहरीक अदम एतमाद पर इतवार को वोटिंग, मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले का वक्त आ गया। 3 अप्रैल को पता चलेगा पाकिस्तान ने किस तरफ जाना है। कौम से खिताब में उनका कहना था चैलेंज है 3.5 साल में 30 साल से ज्यादा काम किया। पाकिस्तान एक उस अंग्रेजी में कहते हैं डिफाइनिंग मोमेंट पे है, एक फैसला कुन वक्त पे है कि हमने 2 रास्ते हमारे सामने हैं, हमने कौन सा रास्ता लेना है। खुददारी है ना, ये एक आज़ाद कौम की निशानी होती है। जो हमारे पर ये वॉर ऑन टेरर के अंदर जिस तरह की पाकिस्तानियों को जिल्लत मिली, मैंने हमेशा एक चीज़ कही, ना मैं कभी किसी के सामने झुकूंगा और ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा, यानी अपनी कौम को किसी की गुलामी नहीं करने दूंगा। जब जनरल मुशर्रफ हमें अमेरिका की जंग में लेके गए, इसी कमरे के अंदर हमें कहा गया कि जी अगर हमने अमेरिका की हिमायत ना की तो अंग्रेजी का लफ्ज वुंडेड बेयर की तरह है, एक जख्मी रीछ की तरह है, वो हमें ना उससे शायद हमें ना मार दे। मैंने कहा कि हमारा उस जंग से कोई लेना देना नहीं था, 9/11 में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था। इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी अपने मुल्क की, इसका कोई क्रेडिट मिला पाकिस्तान को? यहाँ हमारे लोगों को बार बार कहा गया कि डू मोर,
कि अभी आपने और नहीं किया। कोई हमारे सीनियर पॉलिटिशियन लीडर्स ने कोई बात नहीं की, डरे हुए हैं, खौफजदा, कहीं अमेरिका ना नाराज हो जाए। हमारी हुकूमतों ने पूरी तरह इस जुर्म में शिरकत की। मैंने पहले दिन से ये कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के लोगों के लिए होगी। हम कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएंगे जो कि किसी और की तो बेहतरी हो लेकिन हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचे। मैं चैलेंज करता हूं कि 3.5 साल में जो पाकिस्तान में हुआ है कि इनके किसी दौर में नहीं हुआ। तो ये जो अब सारे इकट्ठे हैं, ये अब कौम ने फैसला करना है कि क्या ये जो वोट हो रही है संडे को, इसमें कौन किधर जाएगा। मुझे लोगों ने, किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिज़ाइन कर दें। मैं रिज़ाइन कर दूं? मैं कभी हार जिंदगी में नहीं मानी। मैं तो वोट का जो भी रिजल्ट हो जाए, आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज्यादा तकड़ा होकर सामने आऊंगा, जो भी रिजल्ट हो। कि ये कोई नजरियाती नहीं हो रहा, ये सिर्फ और सिर्फ ज़मीरों का सौदा हो रहा है, ये अपने मुल्क का सौदा हो रहा है। जो हमारे लोग अपना सौदा करके वहाँ बैठे हुए हैं, मैं अभी भी आपसे ये कहता हूँ कि हमेशा के लिए ये आपके ऊपर एक मोहर लगने लगी है। ये हमेशा के लिए लोग याद रखेंगे कि आपने अपने मुल्क का सौदा किया। अगर आपका ये ख्याल है कि ये साजिश को कामयाब होने देंगे, मैं इसके सामने खड़ा हूँगा। स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे स्ट्रगल करनी आती है, मुकाबला करना आता है। मैं किसी सूरत इस साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान नियाजी ने नवाज शरीफ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए, आलमी ताकतों को भी मुलविस किया गया। क्या आटा चीनी महंगी करना बैरूनी साजिश थी? बदतहजीबी का नाम आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं, वो अरकान पार्लियामेंट के एजाज में शाइए से खिताब कर रहे थे। नवाज शरीफ के खिलाफ कितने तुमने जहरीले इल्जाम लगाए हैं, कितने बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं कि इसराइल के हवाले से और आलमी ताकतों से, साजबाज के हवाले से और खारजी साजिश के हवाले से। शर्म नहीं आती आपको? क्या ये बैन अल-अक़वामी साजिश थी कि इस मुल्क के अंदर महंगाई को आसमान तक पहुंचा दिया और गरीबों की जेबें लुट गई, कट गई? क्या ये बैन अल-अक़वामी साजिश थी कि इस मुल्क के अंदर चीनी जो है वो 50 रुपए से 100 रुपए पहुंच गई? आपने तो मुल्क को तबाह कर दिया और आप बैन अल-अक़वामी साजिश का नाम देते हैं। किसको आप धोखा दे रहे हैं? क्या ये बैन अल-अक़वामी साजिश थी कि आपने LNG गैस के अरबों रुपए के स्कैंडल किए और आपने दवाइयों के मैदान में खरबों अरबों रुपए के स्कैंडल किए? ये क्या बैन अल-अक़वामी साजिश थी? वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन ने खुफिया मरासले पर कौमी सलामती कमेटी की ब्रीफिंग में शिरकत से इनकार करके साबित कर दिया कि वे बैरूनी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि साजिश के ताने बाने नवाज शरीफ तक जाते हैं, जबकि हमाद अजहर का कहना था यह पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। आने वाले दिनों में कौम साबित करेगी, इमरान खान के साथ खड़ी होगी। शहबाज गिल का कहना था कि वज़ीर आज़म ने इस्तीफे की पेशकश की है, ना कोई महफूज रास्ता मांगा। इमरान खान की लड़ाई सियासी बोनों से नहीं, साम्राज्य के खिलाफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने की साजिश एक बैनुल-अक़वामी हुकूमत की ख्वाहिश के ऊपर तरतीब दी गई और इसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जिनकी मुलाकातें हिंदुस्तान के लोगों से ढकी छुपी नहीं है, इजराइल के डिप्लोमेट से ढकी छुपी नहीं है, एक ही जो नतीजा है वो अखज़ किया जा सकता है और वो ये कि ये अपोजिशन लीडर जो हैं ये इस साजिश में पूरी तरह मुलव्वस है। ना तो कोई इस्तीफ़ा हमसे किसी को तवक्को भी है, ना ही हमें इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत भी है। इससे चार चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। नंबर एक तो ये है कि पाकिस्तान में हुकूमत बदलने की कोशिश की गई बैरूनी क़ुव्वत की तरफ से। नंबर दो कि जो तरीक़ाकार उस बैरूनी क़ुव्वत ने कहा कि अपनाया जाएगा, वही तरीका जो है वो बाद में अपनाने की कोशिश की गई और अपनाया गया भी है अभी। नंबर तीन, वो बैरूनी क़ुव्वत इस बात पे भी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि अगर पाकिस्तान में हुकूमत बदलती है तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तब्दील होगी। नंबर चार, ये भी एक इम्प्लीकेशन निकलती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए अगर हुकूमत को नहीं हटाया जाता तो फिर पाकिस्तान जो है उसके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। जब
अब ये चीज बाहर आ गई है, पिटारा खुल गया है कि बाहर के मुल्क से बैठ के ये कहा जाता है, ये धमकी दी जाती है कि अगर इमरान खान को ना हटाया तो फिर आप खतरनाक नताइज के लिए तैयार हो जाएं, और अगर इमरान खान को हटा दिया हमारी धमकी पे तो आपके सारे गुनाह माफ कर देंगे। तो वो लोग छोड़े जाते हैं मार्केट में, तो अब वो अपने आकाओं की इस ख्वाहिश के लिए उनके पैसे से यहाँ पर इन्होंने खरीदो फरोख्त की है। अब आप देखिएगा कि ये कौम अपने बेटे इमरान खान के साथ जुड़ के खड़ी कैसे होती है। वज़ीर आज़म इस्तीफा नहीं देगा, वज़ीर आज़म बड़ी शान से इस लड़ाई के अंदर जाएगा, क्योंकि लड़ाई हमारी इन बोनों के साथ थोड़ी, इनकी क्या औकात है। वज़ीर आज़म की लड़ाई तो साम्राज्य के साथ है। इमरान खान इस कौम का बहादुर बेटा है, डट के मुकाबला करेगा, आखिरी गेंद तक करेगा, जीतेगा या हारेगा। मैं एक बात सिर्फ आपको कहता हूँ, कौम को इस बेटे के ऊपर फख्र होगा। आगे बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला दीर बाला की तहसील दीर का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। जमात इस्लामी के रफ़ीउल्लाह 12,544 वोट लेकर कामयाब, जबकि PTI के इमरान सईद 10,999 वोट लेकर उनका दूसरा नंबर है। दीर बाला के तहसील दीर का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जमात इस्लामी के रफ़ीउल्लाह 12,544 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि PTI के इमरान सईद 10,999 वोट लेकर दूसरे नंबर पर बराजमान है। तो यहाँ पर कामयाबी समेटी है। जमात इस्लामी के रफ़ीउल्लाह ने 12,544 वोट लिए हैं और कामयाब हुए हैं यहाँ पर, और PTI के इमरान सईद 10,999 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। दीर बाला के तहसील दीर का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी ये नतीजा है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का ये दूसरा मरहला है और तहसील चेयरमैन की 65 में से 10 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज जो है आपसे शेयर किए जा रहे हैं। JUI 4 सीटों पर कामयाब हुई है, 3 आज़ाद उम्मीदवार जीत गए हैं। PTI की 2 नशिस्तें, जबकि जमात इस्लामी 1 पर कामयाब करार पाई है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला और नताइज सामने आने का सिलसिला भी जारी है। तहसील चेयरमैन की 65 में से 10 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज। JUI 4 सीटों पर कामयाब, जबकि 3 आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। PTI की 2 नशिस्तें, जबकि जमात इस्लामी 1 पर कामयाब हुई है। नताइज सामने आ रहे हैं और आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। तहसील चेयरमैन की 65 में से 10 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात कामयाबी पर वज़ीर आज़म की वज़ीर आला को मुबारकबाद। नताइज तमाम गद्दारों के अपने हलकों में जाने के लिए तनबीह है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम ने गैर मुल्की गुलामों और गद्दारों को मुस्तरद कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात कामयाबी पर वज़ीर आज़म की वज़ीर आला को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नताइज तमाम गद्दारों के अपने हलकों में जाने के लिए तंबीह है और अवाम ने गैर मुल्की गुलामों और गद्दारों को मुस्तरद कर दिया है। तो खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात और कामयाबी पर वज़ीर आज़म की वज़ीर आला को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नताइज तमाम गद्दारों के अपने हलकों में जाने के लिए तंबीह है। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कामयाब हुई, ये कहना है असद उमर का। कामयाबी ने साबित कर दिया कौम गैरतमंद लीडर के साथ है। अब फैसला अदम एतमाद तहरीक का नहीं होना, अब अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, ये कहा गया उनकी जानिब से। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कामयाब हुई, ऐसा बताना है असद उमर का। मजीद कहा कि कामयाबी ने साबित कर दिया कौम गैरतमंद लीडर के साथ है। अब फैसला अदम एतमाद तहरीक का नहीं होना, अब अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। असद उमर का ये बयान सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कामयाब हुई और कामयाबी ने साबित कर दिया कि कौम गैरतमंद लीडर के साथ है। अब फैसला अदम एतमाद तहरीक का नहीं होना, अब अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। आगे बढ़ेंगे। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 62 पैसे बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 184 रुपए और 10 पैसे पर ट्रेड। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे तारिक गौरी से। जी बताइएगा। जी, डॉलर की कीमत मुसलसल बढ़ रही है और इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो कि पाकिस्तान में इस वक्त है, और साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी जो इस वक्त ऑयल की प्राइसेस हैं वो भी बढ़ रही हैं। हमारे जो पेमेंट्स है इंपोर्ट्स के ऊपर, जो डॉलर्स की डिमांड है वो भी कंटिन्यूसली इंपोर्टर्स की जानिब से बढ़ रही है। इन तमाम वजूहात की बिना पर हमारा जो खसारा है, जारी खातों का खसारा, वो भी बढ़ रहा है। ये तमाम वजूहात जो है वो रुपए पे जो है मुसलसल दबाव का बाइस बन रही है, जिसकी वजह से अब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत जो है तारीख की बुलंद तरीन सतह 184 रुपए को क्रॉस कर चुकी है, जिसकी वजह से अगर हम ये देखा जाए कि इस पूरे फिस्कल ईयर में
पाकिस्तान का जो हम लोग जो डेट पेमेंट करते हैं ये तकरीबन जो बढ़कर 3000 अरब रुपए से जायद अब हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जिसकी वजह जो है वो रुपए की कदर में मुसलसल कमी है। जी बहुत शुक्रिया तारिक गौरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सनत के अंदर मुस्लिम लीग नून के 5 साल के अंदर जितनी सनती रोज़गार के अंदर इजाफ़ा हुआ था, तहरीक इंसाफ के सिर्फ 3 साल में उससे ज़्यादा इजाफ़ा देखा गया। मुस्लिम लीग नून के 5 साल के अंदर 20,80,000 रोज़गार का इजाफ़ा हुआ था और तहरीक इंसाफ के 3 साल के अंदर 24,40,000 का इजाफ़ा हुआ। मजमूई तौर पर अगर मैं रोज़गार में इजाफ़े की शरह देखूँ तो जो सालाना इजाफ़ा था मुस्लिम लीग नून का, उससे तहरीक इंसाफ का सालाना इजाफ़ा रोज़गार का है वो 62% बेहतर था। ये थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि 3 साल का अरसा जो गुज़रा वो बाहर जाने वाले लोगों के जो अदाद शुमार हैं वो कैलेंडर ईयर बेसिस के ऊपर आते हैं हमारे पास ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से। 11 लाख लोग जो हैं उनको बाहर भी मुलाजमत मिली और ये वो हैं जो प्रोटेक्टेड के थ्रू गए। उसके अलावा जो निजी तौर पे बराह रास्त खुद चले गए वो निस्बतन कम तादाद होती है, बट वो इसके अंदर शामिल नहीं है। लेकिन जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के थ्रू रजिस्टर्ड गए 11 लाख लोग, वो भी उनको भी रोज़गार मिला मुल्क से बाहर, इन 55,50,000 के अलावा। अब मैं आपको बताता हूँ जो मैं आपसे फ़लसफ़ा कह रहा था कि क्या हुआ क्या है। जब हमने मंशूर लिखा 2018 के इलेक्शन का, मईशत का जो उसका हिस्सा था, उसके 2 बुनियादी असूल उसके अंदर लिखे गए। एक हमने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा नौजवानों की आबादी है। पाकिस्तान में तनासब जो है वो चंद दुनिया के ममालिक जिसमें सबसे ज़्यादा नौजवान पॉपुलेशन का हिस्सा है, पाकिस्तान उन ममालिक में से है। तो सबसे अवलीन हमारी तरजीह जो है वो ये होगी कि हमने इनके लिए रोज़गार के मौके पैदा करने हैं। और आपको अगर याद हो तो इसी सिलसिले में हमने कहा था 5 साल के अंदर 1 करोड़ रोज़गार का इजाफ़ा किया जाएगा और बड़ा मजाक उड़ाया गया। बड़े बड़े अफलातून हमारे जो सहाफ़ी और एंकर्स हैं वो उन्होंने हमारा बड़ा मजाक उड़ाया कि देखो कहाँ गई नौकरियाँ। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे इमरान खान ने यहाँ पे खड़े होकर डी चौक पे सबसे एप्लीकेशन लेके खुद देनी थी। तरीक़ेकार अच्छा, उसके अंदर दूसरा भी मैं हिस्सा बता दूं कि क्या तरजीह थी। 2 तरजीहात। दूसरा हमने ये कहा कि पिछले 30 साल से पाकिस्तान की मईशत एक दलदल में धंसती जा रही है और वो इस वजह से है कि हमारा बैरूनी खसारा जो है वो इतना ज़्यादा है कि ज़रा सी भी मईशत की तरक्की की रफ्तार के अंदर अगर इजाफा होता है तो हमारी मईशत के अंदर खसारा बढ़ना शुरू हो जाता है बैरूनी, और हमें फिर जो है दोबारा से ब्रेकें लगानी पड़ती हैं। तो ये दोनों चीज़ें जुड़े हुए भी हैं। जब तक मईशत की तरक्की की रफ्तार तेज़ नहीं होगी उस वक़्त तक आपको जो है वो रोज़गार के मौके भी ज़्यादा नहीं मिल सकते। तो हुआ क्या जनाब, हमने कहा कि जो पैदावारी शोबा है वो शोबा जिसके अंदर हमें जहाँ से एक्सपोर्ट्स भी मिल सकती हैं और जहाँ पर रोज़गार पैदा करने के मौके भी ज़्यादा होते हैं और अच्छी क्वालिटी की रोज़गार होती है, वहाँ हमने तमाम अपनी पॉलिसीज़ को मरकूज़ कर दिया। नतीजा क्या निकला? नतीजा आप ये देख रहे हैं जो आपको सामने अभी नज़र आ रहा है। आपने देखा कि पिछले 3 साल से, ख़ास तौर पे पिछले जो 2 साल हैं, ज़राअत के अंदर जो हमें तरक्की होती हुई नज़र आई है वो दहाइयों से नहीं हमने देखी थी। चाहे वो पैदावार हो, गंदम है, चावल है, गन्ना है, मकई है, आलू है, ये तमाम बड़ी फसलें जो हैं, सिवाय कपास का रिकॉर्ड पुराना होता था उसके अलावा तमाम बड़ी फसलों का जो है वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन नज़र आ रही है। और उससे भी शायद ज़्यादा अहम, काश्तकार को कीमत मिल रही है। जितनी मुस्लिम लीग नून ने 5 साल में गंदम की कीमत के अंदर काश्तकार को जो मुआवजा मिलना है, हमारा वो किसान जो पाकिस्तान का पेट पालता है, जो हमें इस बैरूनी खसारों से बचाता है, 5 साल के अंदर गंदम सबसे बड़ी हमारी फसल है, सिर्फ 100 रुपये फ़ी मन का इजाफा किया मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस साल का जो अभी फ़ैसला हुआ है उसको मिला के 900 रुपये मन से ज़्यादा का इजाफा कर चुका है। ये आपको मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ कि किस किस्म की पॉलिसीज़ थी। इसी तरीके से अगर हम सनत के ऊपर आ जाएँ, टेक्सटाइल हमारी सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री है, सनत हमारी सबसे ज़्यादा। आज से 4 साल पहले सूरत हाल ये थी, फैसलाबाद में लोगों से जाके पूछे, कराची में टेक्सटाइल वालों से पूछे, फैसलाबाद में सरिये के दाम के ऊपर टेक्सटाइल की मशीनरी बिक रही थी।
इस वक्त कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है टेक्सटाइल की जिसके अंदर एक्सपेंशंस ना हो रही हो। अरबों डॉलर की नई मशीनरी लाई जा रही है। मजदूरों की किल्लत हो गई है स्किल्ड लेबर की वहाँ पर, और वो क्यों हुआ? टेक्सटाइल के लिए एक पॉलिसी लाई गई। ख़ास तौर पे उसके अंदर मैं जिक्र करूँगा जो तबानाई की कीमतें थीं, बिजली गैस के स्पेशल रेट्स दिए गए, और आपने देखा कि किस तरीके से इजाफा हुआ। मजमूई तौर पर क्या हुआ हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर? 2007-8 से लेके 17-18 10 साल के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत मिलाकर जितनी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा नहीं हुआ था, उतना उससे ज़्यादा इजाफा सिर्फ इस एक साल 2021-22 में होने जा रहा है। 10 साल उनके एक तरफ और 1 साल हमारा एक तरफ, ज़्यादा आपको तरक्की देखने में नज़र आ रही है। तो जो हदफ तरजीह सेट की गई कि रोज़गार पैदा करना है, जो तरजीह सेट की गई कि एक्सपोर्ट बनानी है, उसके अंदर न सिर्फ जो वादा किया गया था वो रिजल्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप आलमी हालात को देखें, जिसका मैं भी जिक्र करूँगा, पिछले 2 साल के अंदर सारी दुनिया जो है वो कोरोना की वबा की लपेट में आई। एक दफ़ा फिर तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि हमने जिस तरीके से मिनहसुल कौम उसका मुकाबला किया, दुनिया ने उसकी तारीफ़ की, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से उससे निकलने के अंदर अब कामयाब हुए हैं। उस 2 साल के अंदर जिस वक्त कोरोना से दुनिया की मईशतें बह रही थी बड़ी बड़ी, पाकिस्तान में पिछले 2 साल के अंदर 32 लाख रोज़गार का इजाफा हुआ। इसकी वजह क्या बन रही है? और इसमें ये वाला साल शामिल नहीं है। ये मजमूई तौर पर जो पॉलिसियाँ लेकर आए, पिछले 15 साल में कोई भी 2 साल तवातर से ऐसे नहीं है जिसमें 5% से ज़्यादा हमारी मईशत की रफ्तार नमू हो। GDP ग्रोथ रेट किसी भी 2 साल में तवातर से हमारी 5% से ज़्यादा नहीं रही। ये 2007-8 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। ये इस साल इंशाल्लाह, अब ये सियासी जो ड्रामा लगा हुआ है इसका उस गैर यकीनी सूरत हाल का क्या असर पड़ता है वो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे तमाम अदाद शुमार जो पहले 8 माह के थे उसके मुताबिक हम इस दफ़ा फिर इंशाल्लाह 5% से ज़्यादा GDP ग्रोथ देखने जा रहे थे। और ये पहली दफ़ा हो रहा था 15 साल में कि 2 साल लगातार हमारी 5% से ज़्यादा ग्रोथ हो। ये कोविड के बगैर हो रहा है, और यही मैं दोबारा इसको एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ। अभी जो हम इसको रेट को अगर एक्सट्रापोलेट करते हैं 16 लाख के तकरीबन पिछले 2 साल में हुआ है, लेकिन याद रखें उसमें से जो पहला साल था उसमें तो मईशत की मनफी ग्रोथ हुई और कितना बड़ा जॉब लॉस हुआ था। पाइट की रिपोर्ट भी आई थी कि वो शुरू के जो महीने थे कोविड के, तो ये इसका जो ज़्यादातर इजाफा है तो ये पिछले साल का इजाफा है। अगर इसी तरीके की पॉलिसीज़ चलती रहीं 5 साल, अगर यही जो सिमत है, जो डायरेक्शन सेट हुई हुई है, ये चलती रही, मुझे यकीन है कि अगर 1 करोड़ नौकरियां का इजाफा ना हो सका इस 5 साल के अंदर, उसके बहुत करीब ज़रूर पहुंचेंगे। मेरे ख्याल के अंदर जो ग्रोथ रेट हमारा इस वक्त चल रहा था और जिन सेक्टर्स में चल रहा था, सॉरी मैं बड़ा सेक्टर भूल गया, अभी मैं बताता हूँ, ये 1 करोड़ का टारगेट अचीव हो सकता है इंशाल्लाह। बड़ा सेक्टर जो मैं भूल गया बनाना, जो सबसे ज़्यादा रोज़गार होती है वो होती है ज़राअत के अंदर पाकिस्तान में, और जो शहरी इलाके हैं उसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार का ज़रिया होता है कंस्ट्रक्शन। और आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन के सेक्टर को उठाने के लिए किस तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ख़ुद इसको लीड किया। हर हफ्ते मीटिंग्स होती थीं, बाकायदा एक NCC बनी हुई थी जिसके थ्रू वो मॉनिटर करते थे पॉलिसीज़ चेंज, स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ चेंज, फाइनेंस मिनिस्ट्री के इंसेंटिव्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स के अंदर चेंजेस, फोरक्लोजर लॉ जो कोर्ट्स में फंसा हुआ था उसको वहाँ से अप्रूव कराना, ये पूरी डायरेक्ट लीड करके, और वो एक वजह बन रही है इस एम्प्लॉयमेंट के इजाफे की, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर लोगों को रोज़गार मिलता है। तो ये मैं आपके सामने रखना चाहता था मजमूई तौर पर कारकर्दगी, जिसकी बुनियाद के ऊपर, जैसे मैंने कहा, ये सियाको सबाक है जिसकी वजह से इतने जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हमें रोज़गार बढ़ने के नंबर्स नज़र आ रहे हैं, इसकी ये वजह है। अब आखिर में क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम की मैंने बात की, उसका भी मैं ज़िक्र कर दूँ, तो पाकिस्तानियों को मैं 2 चीज़ की कल मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक तो कल इमामुल हक और बाबर आज़म ने बड़ी शानदार बैटिंग की, और पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो है वनडे इंटरनेशनल का रन चेस करके जीते, तो एक तो उसकी मुबारकबाद आपको देता हूँ।
दूसरा जो है, मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं पाकिस्तान की कौम को किसी वजह से दे रहा हूँ। हालांकि इलेक्शन जो है कल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के एक हिस्से के एक इलाके के अंदर, आधे तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन हो रहा था। अभी तक जो नताइज हमारे पास सामने आए हैं, तमाम सियासी पार्टियाँ एक तरफ और अकेली तहरीक इंसाफ ने उनसे 1.5 गुना ज़्यादा तहसीलें जीती हैं। यानी कौम जो है वो अपने दलेर लीडर के साथ खड़ी हो गई है। अब फैसला ये बड़ा नहीं है कि अदम एतमाद के अंदर वोट कितने पड़ेंगे, वो चीज़ छोटी हो गई है। अब असल चीज़ जो है, जो फैसला होने जा रहा है, वो फैसला ये होने जा रहा है कि क्या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले पाकिस्तान के अवाम करेंगे या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले चंद ज़मीर फरोश सियासतदान और उनके बैरूनी आका करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से ये फतेह जो है ये पाकिस्तान की कौम की होगी। ये जो आदादो शुमार मैंने आपके सामने रखे, ये आदादो शुमार अगर आप पिछले 3 साल टीवी देखते रहते और 7 बजे से 11 बजे तक सारे मीडिया के ऊपर अफलातूनों को सुनते रहते तो उनकी वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस किस्म के आदादो शुमार सामने आएंगे। इसी तरीके से जो कल आपने खैबर पख्तूनख्वा में नताइज देखे, इन नताइज को भी अगर आप देख लें और वो तमाम तबसरों को देख लें तो उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। पाकिस्तान की कौम इन सब चीज़ों से ऊपर जा चुकी है और तैयार है कि अब अपने फैसले खुद करेंगे। बहुत शुक्रिया। कोरोना के दौरान जो लोग बेरोजगार हुए थे, अच्छी खासी तादाद थी, उनमें से कितने लोगों को वापस रोजगार मिला, क्योंकि इसके अंदर वो डाटा होना चाहिए, और जॉब मार्केट के अंदर कितने लोग एनुअली पाकिस्तान में आए और कितनों को रोजगार मिला, और जो अनएम्प्लॉयमेंट का ओवरऑल रेट है वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि साल में कहाँ से कहाँ तक गया है और उसकी रीज़न क्या है अनएम्प्लॉयमेंट। सर, जो कोरोना का था, देखें उसको आइसोलेट करना इस लेबर फोर्स सर्वे के अंदर जिस तरह किया जाता है उसके अंदर तो ये आइसोलेट करके नहीं बताया जा सकता कि इसमें से कोरोना के साथ जो असरअंदाज हुआ था उसका क्या हुआ, लेकिन उसकी एक अलग स्टडी ज़रूर की गई थी और वो पाइट की स्टडी है जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था। उसके मुताबिक जैसे आपने उसके अंदर देखा था, पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोग थे जिनके रोज़गार छिन गए थे बिल्कुल जो शुरू के महीने थे कोविड के। लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बड़ा फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि मैं मईशत को मुकम्मल तौर पे बंद नहीं करूँगा, मैं अपने लोगों को भूख और अफलास के अंदर नहीं रखना चाहता, और हम लोगों को NCOC में ये चैलेंज मिला कि आपने लोगों का रोज़गार भी चलाना है और साथ साथ जो है